ओके ना, अब जरा देखो, प्रूफ करने के लिए यहां पर एक बीई ड्रॉ करो। ड्रॉ बीई, दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। जॉइन डीई, बीई को जॉइन, ठीक है। अब जरा देखिए, लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू वाई, इसे क्या मान लो, तो बोलो एंगल सी को तुम यदि वाई मानोगे तो बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल सी, तो 2y, बी कितना हो गया। और लेकिन आरिश तुमने क्या इन दोनों को इक्वल एंगल माना है, क्योंकि बी एंगल बाइसेक्टर है, तो इस वजह से दिस इंप्लाइज बी जो है वो 2y है, ये पूरा एंगल कितना हो गया बोलो 2y। और एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CBE इज इक्वल्स टू y। ऐसा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो BE है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, या ये भी कह सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन से यहां तक नहीं तुमको समझ में आया, अगर ये y है तो ये 2y क्यों हुआ, और 2y के बाद ये अलग अलग y क्यों हुआ। अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि हमने एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, अगर एंगल A में भी, ये मुझे बताओ क्या BAD और CAD इक्वल है क्या, क्योंकि बोल रहा है कि AD बाइसेक्टर। सो एंगल फर्दर अब क्या लो, एंगल BAD इट इज इक्वल्स टू एंगल CAD। BAD और CAD दोनों इक्वल है, दोनों को क्या मान लिया गया है, इट इज x। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल। अब जरा देखो, तुम लोग ये जो डबल लाइन यहां से शुरू करो, A डबल लाइन Y, समझ में आई बात की नहीं। मेरा कहना था डबल लाइन Y को फॉलो करो, और यहाँ भी डबल लाइन Y को फॉलो करो, तो ABE ट्रायंगल लो और DCE, वही ले रहा हूँ, डबल लाइन के बाद Y, इसमें भी डबल लाइन, सही है। सो इन ट्रायंगल ABE, और दूसरा कौन सा लोगे, ट्रायंगल DCE। तो मुझे बताओ कि AB किसके इक्वल है, DC के। ऐसा क्यों है, यहाँ देखो, AB इज इक्वल्स टू DC लिखो, जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा, गिवन। अच्छा, इसके बाद एक और चीज देखो, दैट इज कि ABE किसके इक्वल, एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल, यहां से देखो ABE एंगल, तो किसके इक्वल हो गया, DCE एंगल। इसका मतलब समझे, दैट इज ईच सेम, दोनों इक्वल है। तो y तुमने कैसे माना है, प्रूफ डेवलप तो कहीं लिखा ही होगा, प्रूफ डेवलप सब जगह y तो माना ही है, ठीक है। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि जो BE साइड है, ये दोनों एंगल क्या तुम्हें इक्वल लग रहे हैं। अब क्या ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के लेग्स हैं, अगर ये भी y हो और ये भी y, ये देखो ये y है रोहित, ये भी y है, तो क्या तुम्हें BEC इक्वल लगेगा, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स। मेरा कहने का मतलब है जो BE है वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बोलो, BE इज इक्वल टू C, क्यों होगा, दैट इज, यहां देख लो, दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। सो BE is equals to CE,
that is sides opposite to equal angles। यहां तक की बात हो गई। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी तुम्हारी लगी बोलो? एस ए एस लगी। और यहां भी देखो एस ए और सी लिखा तो एस हो गया। एस से एस कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी? इस यहां से यहां तक ली गई। तो ये चीज भी तो इसके ऊपर तुमने कही, तो ऐसे ऐसे नहीं हो गई। एस ए एस एस ए एस। ओके, so by SAS congruency rule, triangle ABE is congruent to triangle BC। तो अब जरा देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ABE ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? तो अब ये बताओ, क्या CP CT से तुम ये कहोगे कि AE BE के इक्वल हो गया? चेक करो, AE किसके इक्वल हो जाएगा? D। कहने का मतलब है नाउ बाई CP CT AE किसके इक्वल हो गया बताओ? B के इक्वल हो गया। सो AE इज इक्वल्स टू DE by CP CT। AE इज इक्वल्स टू, अगर DE हो गया तो तुम मुझे बताओ कि क्या EDA और EAD एंगल भी इक्वल हो जाएंगे? दोनों x हो जाएंगे। अब ये एंगल कौन सा हो गया? ये भी x हो गया। दैट इज दिस इंप्लाइज एंगल E, देख लो, दैट इज EA। जब ये इक्वल हो गई है साइड तो सीधा ही लिख लो, फिर तो कुछ ज्यादा लिखने की, तो अब उसके चक्कर मत पड़ो। EAD और EDA ये सेम है कि नहीं? तो इस वजह से एक ऐसा ट्रायंगल लिया गया है रोहित, AD और E, और ये दोनों इक्वल बताया और ये x है, तो क्या ये भी x होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल EDA। EDA और दोनों क्या हो जाएंगे? बोथ x हो जाएंगे। दैट्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। देख लो, तुमने अगर ये प्रूव कर दिया तो इसके बाद एक CPCT लगाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये CPCT तुम्हें लगानी है। कौन सी CPCT? अभी तक एक CPCT ये लगाई है, एक और लगा, एक तो लगा ले। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके एक CPCT से ये इसके इक्वल किया। और ये मुझे बताओ कि एंगल BAE कितना है? अच्छा, ABE। यहाँ और चीज देखो, दैट इज, ये चीज तो x हो गई, ठीक है। अब देखो, साथ में मुझे ये बताओ कि एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें ये चीज 2y हो और ये x हो, इतना एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ? दैट इज x प्लस 2y, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, जिसमें से x ये हो चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा? x प्लस 2y। ये चीज होगी कि नहीं होगी? समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, दिस एंगल विल बी, अब जरा चेक करिए, दैट इज ABE। और हमारे पास क्या है? ऐसे ही लिख लो जैसे कर रहे हैं यार। ये एंगल 2y कैसे हुआ बताओ? देखो, एंड नाउ x प्लस 2y इट इज इक्वल टू x प्लस 2y। किस एंगल में ले रहा हूं? ABD में। किस ट्रायंगल में लिया? इन ट्रायंगल ABD। बोलो x प्लस 2y इज इक्वल टू ADC। किसके इक्वल हो गया? एंगल ADC। वाई इट इज सो? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब जरा देखो, x प्लस 2y, और जिसमें x प्लस 2y
ADC को फर्दर क्या लिख सकते हो, एंगल ADE और प्लस एंगल EDC। ये सही है। ADC को क्या लिख सकते हो बताओ, ADC को ये x प्लस 2y है, लेकिन ये दो एंगल का सम है, एक ये और एक ये, और ये x है। ये एंगल कितना है, सही है। तो अब जरा देखो, दैट इज x प्लस 2y इट इज इक्वल टू x प्लस EDC। तो EDC कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 2y। समझ में तुमको बात आ गई है। अब आगे की बात करो कि ये एंगल मुझे बताओ कि अगर ये x है और ये y है प्रियांशु, तो ये कितना होगा। ये x है और ये y है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ADB कितना होगा। देखो कि एंगल ADB इट इज इक्वल टू x प्लस y किस सो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो इसको तुमने क्या कह दिया बताओ, x प्लस वाई बोल दिया। अब लीनियर पेयर से सबको जोड़ दो। ओके, इन सबको जोड़ो तो क्या होगा, यहां तक की बात हो गई। तो हाँ बोलो, एंगल BA is equal to angle EDC का स्पेसिफिक EA E is equal to angle EDC CPC EDC। हाँ ये ठीक रहेगा। PAE देखो, PAE इज इक्वल टू EDC CDE ना, CDE यही कर लो, तभी होगा। इस चीज को क्या कर लो, ये जो 2y किया गया है ना, 2y हटाओ, 2y भी हो सकता है लेकिन इसको एक और CPCD लगाओ, इतना हिस्सा हटाइए, नहीं तो हमारे पास सेम इक्वेशन बन रही है। अब आगे देखो, EAD यहाँ तक सही है। अब पाई CPCT करो, एक और CPCT लो, एंगल BAE किसके इक्वल होगा, BAE। यहां से देखो BAE और दूसरा कौन सा है, CDE। BAE कितना है, चलो 2x BAE, तो ये भी कितना हो गया, ठीक है। BAE is equals to CD and it is equals to 2x। इतनी बात हो। अब जरा देखो, एक लीनियर पेयर लगा दो और एक एंगल सम प्रॉपर्टी काम में, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए, इन ये BC, जो BC में है, BC लाइन AD stands on it, उस पर इस AD क्या खड़ी हुई है, AD स्टैंड हो रही है BC लाइन पर। तो इस वजह से सारे एंगल को जरा जोड़ो, x प्लस वाई प्लस x प्लस 2x, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दैट मीन्स y प्लस 4x कितना हो गया 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कहाँ से बताएं, बोलो स्वास्तिका, ये चीज तुमको समझ में आ गई। इसके बाद एक और काम करो, ये एंगल कितना है, दैट इज इक्वल्स टू, हमने कहा ए बी, देखो बी ए ई कितना एंगल है, बोलो बी ए ई 2x है, तो बी ए उसी तरीके से सी डी ई भी कितना हो जाएगा, सी डी ई वो भी तो 2x हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ो, लीनियर पेयर है कि नहीं है, तो दैट इज
x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2x जब सबको जोड़ोगे ये तो 3x हो गया. दैट इज एंगल्स ऑन ए लाइन एट ए पॉइंट. तो दैट इज सबको जोड़ने पे क्या हो रहा है, दैट इट बिकम्स 180 डिग्री. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अच्छा आप पूरे ट्रायंगल पे ASP लगा दो. इन ट्रायंगल ABC बाई ASP एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलके कितना होगा 180 डिग्री. तो ये एंगल A कितना है 2x, एंगल B कितना है 2y और C कितना है y. दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो कितना हो गया बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अच्छा दो चीज अगर एक ही चीज के इक्वल हो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन देखो या सेकंड इक्वेशन, तो क्या वे आपस में इक्वल होती है. तो अब यहाँ पर देख लीजिए दैट इज y प्लस 4x. हमने किसको किसको कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो y प्लस 4x किसके इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3y के इक्वल हो जाएगा. y को इधर ले जाओ और x को इधर ले जाओ तो क्या 4x प्लस 2y किसके इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 2x. दैट इज 3y और माइनस y. तो क्या 2x इज इक्वल टू 2y हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ 2y भी लिखा था. तो 2y भी ठीक था और 2x भी ठीक था, क्योंकि दोनों तो इक्वली आ गए ना. 2x 2y तो सेम ही आ गया. इससे क्या पता चला x इज इक्वल्स टू y. अब नवदीप x और y इक्वल आ गया, तुम चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, तुमको x की वैल्यू पता चल जाएगी. x और y सब सेम है. तो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू, वास्तव में तुम्हें x निकालना है. अगर तुम x 36 पा लेते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई ये एंगल 72 है. तो मैं ये वैल्यू किसी एक में डाल दे रहा हूँ, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ फर्स्ट. पुट दिस इन इक्वेशन 1. पुट हाँ सर हम ट्रायंगल ABD में सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा ABD पे x plus 2y is equal to 3x. x प्लस 2y is equal to 3x. x प्लस 2y, ये तो x प्लस 2y हो गया यहाँ पे, तो उसको इज इक्वल टू कैसे करें 3x हो गया. x प्लस 2y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बनाना चाहते हो ना तुम, तो उससे क्या होगा तो उसको आपको थोड़ा पार्ट्स के बोलेगा. x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x अगर हम कर दें तो अब इससे क्या होगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 2y. ठीक है, लगा दो, वही लगा. अब जैसे मैंने दो चीज की है, ये कहने वो लगा दो, तुम्हें दो चीज करनी है, लीनियर पेयर लगा दो, ये लगा दो, बस दो चीज कर ली तुमने. बस दोनों को कंपेयर कर लो तो भी तो ये आ गया. वैसे ये करोगे जैसे ये बताना है, कह रहे हैं कि x प्लस 2y भी ये है और 3x भी ये है. x प्लस 2y का ये नहीं है और 3x भी यही है. तो ये कहना सर आप सीधा x प्लस 2y को 3x रख दो, क्योंकि जिसे आप 3x बोल रहे हो वो तो x प्लस 2y भी है. और इससे सीधा 2y इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू x आ जाएगा. उससे भी हो सकता है, वरना मैंने जैसे बताया एक लीनियर पेयर लगाओ और एक लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर कंपेयर करके भी आ जाएगा. अब जब यहाँ तक आ गया है तो इस चीज को स्वास्तिका किस में डालोगी, दैट इट विल बी पुट इन इक्वेशन नंबर 1. इसमें डालो. एक बार इसको करना पड़ेगा खुद, तभी ये सवाल आएगा. ठीक है, इसमें एक चीज है, दो CPCT लग रही है. एक CPCT से मैंने इसको इसके इक्वल किया और एक CPCT से क्या किया, इसको 2x माना. अगर तुमको दो CPCT आ गई तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बचता. दूसरी CPCT से मैंने क्या किया बताओ, ये जो एंगल 2x था ये भी 2x हो गया. ठीक है, और एक CPCT से इसको इसके इक्वल. फिर एक बार लीनियर पेयर लगाया और एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई. बोलो बात सही है. पुट इसको इक्वेशन 1 में पुट करो. y की जगह x लिख लें तो बोलो x प्लस 4x कितना हुआ, तो बोलो x कितना हुआ, कितना हुआ. अगर x 36 डिग्री हो गया तो 2x कितना हुआ,
तो 2x इट इज 72 डिग्री, इट इज एंगल ए, यही प्रूव करना। सही है, चलो इधर का हटा दें, इधर का हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पर। अगर हम एंगल्स और प्रॉपर्टी में मतलब x इक्वल्स टू y का आधा, तो जितनी भी y की वैल्यू उसमें x पुट कर दो तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी जहां तुमने लगाई ABC, यही ABC है और सबकी जगह 2x + x है, तो भी 5y यहीं रख दो, है ना, कहीं भी रख दो। चलो नाउ CP/CD समझो, एक CP/CD से मैंने AD को ED के इक्वल किया, ये तुम्हें समझ में आई बात है? जब ये दोनों इक्वल करोगे तो x x हो जाएगा, इतना कर लिए। अच्छा मुझे बताओ कि अब मुझे बताओ BAE कितना है? BAE जो क्या BAE है वही CDE है। BAE और CDE ध्यान से देखो, तो BAE 2x है और CDE भी 2x हो गया। फिर हमने कुछ नहीं किया, सबको जरा जोड़ो एक बार, 4x + y को 180 किया, इन तीनों को जोड़ो, 2x + 3y को भी बने। फिर अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, तो हमने कंपेयर करके ये ले आए, और फिर किसी में भी डाल दो x = y। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आज जो बच्चे करेंगे वो 4-5 ही कर पाएंगे, लेकिन 1-2 बार अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, तो हो जाएगा। चलो अच्छा, ये तो मैंने मिटा दिया, तुमने डायग्राम बना लिया था कि नहीं? ओके, क्वाड्रिलेटरल हो गया था क्या? x + y, चलो नाउ पहला सवाल देखिए, कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या सभी एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? दैट इज ठीक है, इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सब 90 डिग्री से होता है, ठीक है? So sum of largers is always larger than the sum of smallers. जो larger का सम करोगे, वो चीज़ तुम्हारी में हटा दी गई, वो इनइक्वलिटी थी ट्रायंगल में, कि दो बड़ी बड़ी चीज़ों का अगर तुम कभी सम कर रहे हो तो वो छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे दो अमीरों की कुल संपत्ति दो गरीबों की कुल संपत्ति से बड़ी होगी, ऐसा हो गई। The sum of largers is always greater than the sum of two smallers. ये समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल B is greater than 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में दो को मान लिया, इसे लेट किया। Similarly, एंगल C is greater than 90 डिग्री और D भी greater than 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ, इनसे कुछ करो। तो C plus D it is greater than 180 डिग्री, ऐसा क्यों लिखा है? कि sum of two largers is greater than sum of two smallers। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को भी जोड़ दो, क्योंकि अभी ये लार्जर से उधर स्मॉलर, तो क्या हुआ?
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री और c प्लस डी इज, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री। फिर से ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस c प्लस डी इट इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। कि सभी अगर तुम 90 से ऊपर रखते हो, ठीक है कि नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये देखो, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ऑल एंगल्स, अभी दूसरा मेथड बता रहे हैं, ऑल एंगल्स कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज। मान लीजिए आपने कहा एंगल ए 90 प्लस ए है, या कोई एक वैल्यू रख लो है, वेयर एक्स पॉजिटिव है। अगर ज़्यादा होना है तो पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा तो ज़्यादा हो, 2 डिग्री 4 डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए कि नहीं, माइनस में थोड़े ना रख दोगे। और बी को क्या रखो, 90 प्लस वाई अभिनव। सी को क्या रखो, 90 प्लस डब्ल्यू। और डी को क्या रखो, बोलो 90 प्लस जेड। यहाँ तक तुमको समझ में आया। और जिसमें सभी वैल्यू वो मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। अगर पॉजिटिव लोगे तभी तो वैल्यू बड़ी बनेगी, बताओ। और जरा सबको जोड़ो, तो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इट इज 360 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। समझ में आ गया कि नहीं, इतनी बात को समझ आएगी। लेकिन इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये चीज क्या हो जाएगी, दैट 360 हो जाएगी। तो 360 डिग्री इट इज 360 डिग्री और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अच्छा 360 में से 360 जरा माइनस करो मौजूद, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या बचता है 360 माइनस 360 डिग्री इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तुमने क्या मान लिया था शुरू में, बोलो। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास की विधि। कि माना कि सारे एंगल्स अधिक कोण हैं, लेट ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा तुमने मान लिया था। लेकिन लास्ट में तुम्हारे हाथ क्या लगा बताओ, लेट ऑल एंगल्स, ये तुमने माना, आर ऑब्ट्यूज। यहाँ तक दीपिका समझ में आया, सारे मान लिए। लेकिन फाइनली क्या जीरो नहीं आ गया, क्या सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कभी जीरो होता है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग। जब तुम कुछ चीज मानते हो और किसी जगह फंस जाते हो तो तुम कहते हो जो हमने माना था वही गलत था। इस मेथड, इस विधि को क्या कहते हो, विरोधाभास की विधि, दैट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। समझ आई बात, ऐसे ये लगा लो, ये भी एक अपीलिंग मेथड है। चलो ये देखो, तो sum of interior angle of a quadrilateral is 360 degree. So one angle cannot be fixed. वन तो हो सकता है, टू भी हो सकता है। And मेरा कहने का तो मेरा चारों हो, and the four angles cannot be fixed. कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। नो लिखने से आपने तो ये सिंपली कह दिया नो, लेकिन कुछ जस्टिफिकेशन तो चाहिए। Actually तो ये है ना कि इंटीरियर एंगल दो भी इंटीरियर एंगल के साथ है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। तो पूरे चारों एंगल को क्या ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। उसी का ही तो जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे ना। ऐसे माना नहीं जाता, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। ये सही बात है, आपने नो बोला है, बस इतने चीजों में नो ही बोला है। चेक करो, ठीक है। सम ऑफ टू लार्जेस्ट आर ग्रेटर देन सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट। हाँ सर हम ये भी तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री,
but if all four angles of a quadrilateral are greater than obtuse angle, then obviously the sum of all angles will be greater than 360 degrees. ऐसा लिख के ऐसा सेंटेंस बना दोगे तो चल जाएगा। इफ ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री देन देयर सम विल बी ग्रेटर देन 360। जिसको देखो सेंटेंस बनाना आसान है, लेकिन ये भी आसान है। कई बार क्या होता है सेंटेंस में हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, बट मैथमेटिकली वी आर स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पर अभी देखो, अभी बात पूरी नहीं, कुछ किया नहीं, तुमने XYZ लिख दिया, सबको पॉजिटिव कर दिया, और बाद में क्या आ गया बोलो, 0 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसको इनकलकेट कर लो, ये पूरा 10th में यही सब चलता है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो अभी से क्यों ना इनकलकेट कर लो, आप फायदे में रहोगे। जो चीज़ आगे चल रही है हम उसे बचे क्यों, हम पहले से पहले अडॉप्ट कर लें, है ना, एक स्टेप आगे रहो। है सही चीज़ की नहीं? इसमें मैथमेटिकली कहाँ हमारा फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस गड़बड़ा जाए क्या पता, टीचर ही को ना समझ में आए, और यहाँ तो हर चीज़ समझ में आ रही। तो क्या लिखोगे, ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी 0, दिस इज कंट्राडिक्शन विच हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग इंडक्शन। क्या लिखोगे, सम ऑफ पॉजिटिव numbers cannot be 0. This contradiction has arisen. Has arisen due to wrong assumption. So, जैसा मोजीद ने बताया कि दो भी हो सकते हैं, भाई वो कह रहे हैं दो हो सकते हैं, मैंने दो मान लिए, और ये कह रहे हैं तीसरा भी मैं ये 90 से बड़ा कर लिया, ये कह रहे नहीं ये तो 90 से बड़ा, ये 90 से बड़ा, और ये 90 होता है, कहते हैं नहीं सर 90 से बड़ा करो उसको भी, ये 90 लग रहा है ना तुमको, तो मैंने बड़ा कर लिया, तब भी मिल जाए कहीं ना कहीं जा करके। ये क्या होगा, 3 भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई कहे 4 बड़े हो जाएंगे, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 100 डिग्री, तब भी ये 20 तो बचेगा। 3 तक तो हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इसी तरह से किया जा सकता है कि नहीं। तो ड्यू टू रॉन्ग assumption, सो ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral कैन नॉट बी obtuse। एक नंबर का सवाल है, आप अपनी मर्जी से सही स्टेटमेंट लिखोगे तो मैं सही कर दूंगा, जैसा मैंने बताया ये मैथड सही लिख लोगे तो ज़्यादा इस पे सोचो मत। देखो इन डायग्राम ABC, AB 5 है, ऐसे एक रफ डायग्राम बनाओ, BC 8 है, देखो AB ले लिया 5 सेंटीमीटर, BC कितना ले लिया, CA कितना है 7 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा इसको और अंदर ले, ये BC है 8 सेंटीमीटर, तो अब ये 7 लग भी रहा है। और ये मुझे बताओ D and E are respectively the midpoints of AB and BC। D लो इसका midpoint, और E क्या है, the midpoints of BC। D and E, BC का midpoint ये E ले लो। Determine the length DE, तो तुमको क्या करना है, DE लेंथ डिटरमाइन, ठीक है। चलो AB BC CD ये मिड पॉइंट है, यानी ये इसके इक्वल है, और टोटल ये कितना है 8 है। चलिए तो तुम्हारे में मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक अगर मिलाया जाए तो क्या होता है बताइए। ये बात तो तुमको मालूम है, कहने का मतलब है इस डायग्राम को दूसरी तरीके से बनाओ कि ABC एक ट्रायंगल है तो B ऊपर ले लो, तब तुम्हारा डायग्राम सही बनेगा। दैट इज BCA, और BC का मिड पॉइंट कौन सा है E, और BA का मिड पॉइंट क्या है D।
इसको मिला दिया, बताओ CA कितना है 7 सेंटीमीटर और BC कितना है 8 सेंटीमीटर। इतनी बात सही है। और बताओ AB कितना है 5 सेंटीमीटर। कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, एक साइड लंबी भी हो सकती है, एक छोटी भी हो सकती है, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखो ये 8 सेंटीमीटर, ये लंबी साइड और ये छोटी है, तो ये कितनी हो गई, और ये 7 सेंटीमीटर हो गई। मेनली हमने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया, तो अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जाए, देन व्हाट इज दिस थ्योरम कॉल्ड, मिड पॉइंट थ्योरम। सो नाउ अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ चाहिए D की। सो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम MPT, that is if midpoint of two sides of triangle are joined, then that side is parallel to base and half of base। ये उसी की कोरोलरी थी, आपने पढ़ा है ना, ये प्रूव हमने कराया था। किसी ट्रायंगल में क्या होता है कि मान लीजिए मिलाया जाए तो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ टू लाइंस, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर जॉइंट टू मिड पॉइंट ऑफ, आप बुक में देख लो, उसी के नीचे लिखा है, एंड इट इज हाफ ऑफ दिस। मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। मेरा कहने का मतलब है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is parallel to third side and half of it, is parallel to third side। तो क्या मौजूद आप मुझे ED की वैल्यू बताएंगे, half of it। सो ED कितना हो गया, पैरेलल टू CA तो हो ही गया, और ED क्या हो गया, इट इज हाफ ऑफ CA, that is half of 7, that is 3.5। समझ में आई बात आपको, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी MPT, एक नंबर का, ज़्यादा कुछ करना नहीं। अगला देखो, नेक्स्ट इज थर्ड डायग्राम। देखो, इन द फिगर गिवन BDEF and FDCE are parallelogram, what can you say that BD is equals to CD? क्या तुम ऐसा कह सकते हो? BD is equals to CD। गिवन क्या है पहले वो देखो, चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें। अभी मैथ्स की क्लास चलेगी 4-5 दिन, सही। सो इन द फिगर इट इज गिवन that FED और ABC क्या क्या दिया गया, ये दिया गया है कि BDEF इस पैरेललोग्राम, और क्या चीज दी है, FDC दोनों पैरेललोग्राम। जरा चेक करो, BDEF देखो, BDEF तो ये क्या चीज है, ये पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है, ये चीज पैरेललोग्राम अगर आपको लग रही है तो इससे क्या पता चलता है। और एक दूसरी चीज भी FDC इसको भी पैरेललोग्राम बताया, ये भी एक पैरेललोग्राम।
चलो, तो हमें पता करना है कि क्या BDC के इक्वल है। टू प्रूव, सोनाक्षी प्रूव कराओ, क्या BD इज इक्वल टू CD। प्रूव कराइए। है बहुत आसान। संजना आप कराओ। दीपिका। सर BDEF पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट साइड से इक्वल होंगी, तो FB इक्वल्स BD। एज BD आप कह रही हैं कि BDEF इज पैरेललोग्राम, सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आगे बोलो। सो FB इक्वल्स BD। दैट इज EF इज इक्वल टू। BD। अच्छा, DF इज इक्वल्स टू BD। आगे बोलो। इन पैरेललोग्राम FDCE। अच्छा, इन पैरेललोग्राम FDCE, कौन सा पैरेललोग्राम? एज FDCE इज पैरेललोग्राम, सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इससे क्या इंप्लाई किया आपने? EF इक्वल्स CD। अच्छा, CD, ये तो सेकंड कर लिया। आप क्या करोगी? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। भाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अगर कोई भी दो चीजें सेम के इक्वल हो तो दैट इज BD इज इक्वल्स टू CD। ये तो आसानी से पता चल रहा है, ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं है? अगला सवाल है। चलिए, फिगर नंबर 4, ABCD and AEFG are two parallelograms. Now, ABCD और AEFG और ABCD ये दो पैरेललोग्राम। Even ABCD is parallelogram, AEFG is parallelogram। दो चीज तो पता चल गई कि एक तो ये वाला पैरेललोग्राम है, देख लो AEFG, ये बड़ा वाला भी पैरेललोग्राम है, छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है। C की वैल्यू कितनी दी गई है? अगर ये 55 डिग्री है तो तुम्हें F का पता लगाना है संजना। फाइंड एंगल F, दैट इज टू फाइंड एंगल F। बोलो संजना। रोहित बता दिए। हाँ तो बोलो, क्या जो बोलना है बोलो, हम लिखें। बोलो भी तो ठीक करा देंगे। रोहित बोलो। अरे कहाँ हुआ हाँ? इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A is equal to एंगल C, that is opposite sides of parallelogram। 30 यानी 55 डिग्री हो गया, सही है। अब अगला बताओ, अगली लाइन क्या बोलते हैं? एंगल A प्लस एंगल F A प्लस F कितना? 180। ये अपने आप में काफी टैलेंट है, अपने आप में ही कितनी बड़ी चीज है ये तो। अब तुम सेना में ही जाओगे, क्योंकि सेना में वो कहते हैं दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ो, वहाँ ये नहीं कहते दाएं क्यों मुड़े, बाएं में तो कितना अच्छा दृश्य है, हमको तो उधर मुड़ना चाहिए, तो वहाँ दिमाग नहीं लगाना होता। तो वहाँ पर जैसा वो कहें, पहले कहेंगे दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, फिर कहेंगे आगे बढ़ो गोली खा, क्योंकि दिमाग लगाओगे फिर तो तुम भाग के चले आओ। तो वो इसलिए दाएं बाएं मुड़वाते हैं कि दिमाग चलना ही बंद हो जाए, और कहते हैं इस पे ठोकर मारो जिससे सीधा दिमाग पे असर है। दिमाग वह काम नहीं करना है। चलो, तो अब इन्होंने अगली बात क्या कही? इन पैरेललोग्राम AEFG। हाँ हसना, अगली लाइन बताओ। AEFG
बोलो वाई, बस इतना ही बोलना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तुमने इसे कितना मान लिया है, तो फिर एफ कितना हो गया? सर हाँ बोलो। सर आपको फिर एंगल्स आएगा। अगला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। द एंगल्स बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री। जरा ये ध्यान दीजिए, एक पैरेललोग्राम बनाया गया है और इसमें एल्टीट्यूड डाल दिएगा। यहाँ से ये एल्टीट्यूड और इससे इस पे यहाँ पे भी 90 डिग्री। चलो, तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये 70 डिग्री, ये बीच का एंगल 70 डिग्री है। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, तो अब तुम अभी इस सवाल को करवा दो, हमें सारे एंगल बता दो पैरेललोग्राम। अच्छा, गिवन में बता दूं क्या? गिवन है कि दैट इज डीएफ एल्टीट्यूड, डीएफ इज एल्टीट्यूड ऑन बीसी और डीई इज एल्टीट्यूड, डीई भी है ए बी। और ये भी बताया गया है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और ये भी बताया गया है एंगल ई डी एफ इज 70। इतना मैंने तुमको बता दिया। टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। हाँ बोलो, बताओ। ट्रायंगल नहीं है, कौन से ट्रायंगल में ले लो? नदी पास बताओ। मोहजित, एंगल ई प्लस एंगल ई बी एफ प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। किस में ले रहे हो, किस कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर बी ई डी एफ, सही ले रहे हो। इन क्वाड्रिलेटरल बी ई डी एफ, तो आप कह रहे हैं कि एंगल एक बी ले लो, एंगल बी ई डी ले लो और प्लस एंगल ई डी एफ ले लो और प्लस एंगल डी एफ भी ले लो, डी एफ बी। और इन सब का सम क्या बताना है आप? 360 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, ए एस पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आगे बोलो। एंगल बी प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90 70 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। जब ज़्यादा लिखने के लिए ना हो तो ऐसे कर दो, रिफर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि वहाँ से ही तो ये सब 90 रख रहे हो। चेक करो, P प्लस 180 में 70 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 250 डिग्री, इट इज 360 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री। तो एंगल B की क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर एंगल B 110 है सोनाक्षी, देखो कुछ तो बताना पड़ेगा आपको, तो A कितना होगा? 180 minus 110। तो कितना हो जाएगा? बहुत देर लगाती हो। 70 डिग्री। चल, एंगल D, पूरा D ले लो, इज इक्वल टू एंगल B दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। D ले लो, नहीं तो ADC ले लो, एंगल ADC, सही है। तो ये B कितना आ गया?
तो ये 110 आ गया, ADC भी आ गया, तो दिस इज अपोजिट एंगल्स आ गया। अब जरा देखो एंगल A प्लस B क्या है? एंगल A प्लस एंगल B इट इज 180 डिग्री। ऐसा लवनिका क्यों है? एंगल A प्लस B 180 क्यों है? बोलो साची। को इंटीरियर एंगल्स भी, और नहीं तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम भी खूब लिखा जाता है। 8th की बुक में तो इसी से ही पूरा भरा था, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो, तो अब A प्लस B इट इज 180 डिग्री, so A is equals to 180 degree minus 110 degree, तो A is equals to 70 डिग्री। लवनिका थोड़ा आगे बैठा करो, तुम बताती नहीं हो। A अगर 70 डिग्री है तो और कौन सा एंगल 70 होगा? C, ठीक है। एंगल C is equals to एंगल A, that is opposite angles of parallelogram। तो एंगल C भी कितना हो जाएगा? अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल्स के बाद का कौन सा चैप्टर है? सर्कल्स। और सर्कल्स के बाद फिर एरिया आ जाए, सर्कल्स का पेपर नहीं दिया ना? चलो, क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल एक ही ना? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 6th। ABC जो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम से 2-3 दिन पहले करवाऊंगा। ये तो अभी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शुरू के मैंने करवा दिए, अब ट्रायंगल के आगे के जो बच रहे हैं और वो सारे के सारे में करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे ही जब साइंस का पेपर होगा उसके 1-2 दिन पहले आओगे तो मैं बुक के मेन क्वेश्चन करवा दूंगा, मोशन के आगे के, क्योंकि मोशन के आगे के कई क्वेश्चंस हैं जो बुक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? SST अभी मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या है शेड्यूल, उसके हिसाब से। SST में क्या चीज़ हार्ड है? SST में क्या हार्ड लग रहा है बताओ? सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, मैं उसका क्वेश्चन आंसर 1-2 दिन करा दूंगा, आपका हो जाएगा। बोलो। ज्योग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, चलो मैं अभी पहले ये 3 चैप्टर तो खत्म करूँ। इस वॉल्यूम तक तो मुझे कराना ही कराना है, प्रोबेबिलिटी छोड़ के फिर मैं SST पे आता हूँ। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ABC लाइंस
ABC lines through ABC lines RQ RP have been drawn respectively. ठीक है, इससे क्या चीज की गई है? पैरेलल टू साइड BC. पहले ये है, चेक करो अनुष्का, पहले ABC लाइन है, तो थ्रू ABC A से क्या चीज ड्रॉ किया गया है? RQ. लेकिन ये जो RQ ड्रॉ किया गया है किसके पैरेलल है? दैट इज पैरेलल टू BC. और इसके बाद B से क्या ड्रॉ किया है बताओ? PR. PR किसके पैरेलल है? ये देखो PR, इट इज AC. और ये बताओ QP किसके पैरेलल है? ये तीन ओके. चलिए आपको क्या प्रूव करना है? शो दैट, पहले मैं गिवन लिख दूं. गिवन है कि RQ is parallel to BC, PR is parallel to AC and सब पैरेलल हैं तीनों. और PQ किसके पैरेलल है? AB. सही. प्रूफ क्या करना है? टू शो BC is equals to half QR. ये शो करना है. मतलब तुमको ये जो BC है इट इज इक्वल्स टू हाफ QR शो, यानी BC इज इक्वल्स टू चाहिए है ये शो. तो कहा गया ये इसके पैरेलल है, तो तुम्हें क्या थ्योरम लगानी होगी? बोलो, बोल रहे थे आप, बोलो अनुष्का क्या लगाना चाहती हो? पैरेललोग्राम प्रूफ करना. अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहती हो, तो ठीक है वही प्रूफ कर. यानी ये इसके पैरेलल, तो तुम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो. वरना कन्वर्स ऑफ एमपीटी से तो कुछ होगा नहीं ना. कि मान लीजिए ये इसके पैरेलल है, वो कन्वर्स लग ही नहीं सकती क्योंकि तो पैरेलल है ही है. एक पॉइंट से जाए मिड पॉइंट से, वो कन्वर्स होती है, कन्वर्स तो लग भी नहीं सकती. चलो प्रूफ कराओ. अब जरा देखो इसमें देखो RQ इज पैरेलल टू BC अभिनव, तो क्या इससे आगे पैरेलल हो जाएगा BC के? ये और ये जो पैरेलल होता है उसमें ऐसे लाइन बना R इज पैरेलल टू BC. सही है. ऐसा क्यों हुआ? ये तो गिवन है, और ये क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ पैरेलल है. पूरा जब पूरे के पैरेलल है तो क्या इतना इतना पैरेलल हो सकता है? तो उसे क्या कहोगी? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन. इसको मैंने इसके कर दिया. अगली लाइन तुम बताओ. हाँ बोलो. PR इज पैरेलल टू AC, ये तो गिवन है. अगली लाइन बोलो. PB लेना चाहती हो? हाँ बोलो तृप्ति, अगली लाइन बोलो. तुमको ये इसके यहाँ करना है, यहाँ मत पैरेललोग्राम को करो, वही करो. RB is parallel to AC, that is parts of parallel lines. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जरा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई, तो ये भी तुमने कहा भाई ये इसके पैरेलल. ठीक, तो इससे क्या हुआ? क्या ARBC पैरेललोग्राम हो गया? So this implies कि ARBC is पैरेललोग्राम. क्यों पैरेललोग्राम हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. बोलो सही बात है. ARBC पैरेललोग्राम हो गया. अच्छा, और सिमिलरली और कौन सा पैरेललोग्राम हो जाएगा? बोलो. अभी अभी तो आपने बताया भाई ये पैरेललोग्राम हुआ है, तो ये तो मैंने मान लिया कि पैरेललोग्राम हो गया. और कौन सा लग रहा है आपको पैरेललोग्राम? बोलो. AQBC भी है. सिमिलरली
दूसरा कौन सा हो सकता है? ABC यही लो, क्योंकि इसको तुम्हें BC को हाफ क्यू आर करना है, यही दोनों लो, ठीक है। तो सिमिलरली BC क्यू ए, बिल्कुल ऑर्डर में लिखना, BC के बाद क्यू फिर ए, इस पैरेललोग्राम। अच्छा अब आगे की बात करो कि ये मुझे बताओ कि रोहित BC RA के क्यों इक्वल है? बहुत अच्छा बता रहे, बोलो। सही है, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाम भी चाहो तो लिख सकते हो, पैरेललोग्राम BCAR, BCAR ऐसे लिख दो, चलो। अच्छा ये मुझे बताओ BCAQ के क्यों इक्वल है आशीष? क्या BCAQ के इक्वल है भी कि नहीं है? BC is equals to AQ, that is opposite sides of parallelogram BCQA। यहाँ तक की बात हो गई। तो अब मुझे बताओ कि दोनों को जोड़ दो, एडिंग करोगे तो कहीं ऐसा तो होगा BC plus BC हो जाएगा, if equals are added to equals then the wholes are equal। तो RA plus AQ, तो बोलो 2BC किसके इक्वल हो गया? इसके आगे आशीष बता दो, तुम तो जीनियस व्यक्ति हो। क्यों? एक और लाइन बता दो, जब इतना ही बता रहे हो। पूरा तुमसे तेज इस समय क्लास में कोई नहीं है, जितना बता दे समझो। लेकिन अभी मैं और चीज पूछूंगा तुमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ हल की जाएगी। चलो 7th क्वेश्चन पे आओ। ओके, इसमें कन्वर्स तो नहीं लग सकता था ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि एक के मिड पॉइंट से जा रही हो, सब तो पैरेललोग्राम ही थी, पैरेलल और मिड पॉइंट भी नहीं लग सकता था। कोई मिड पॉइंट बोल रहा था क्या क्वेश्चन? तो कैसे लगाते मिड पॉइंट? मिड पॉइंट के लिए 2 मिड पॉइंट होने चाहिए किसी ट्रायंगल में। कहाँ था मिड पॉइंट? पापा से नहीं बोल देना इस तरह की बात, नहीं तो तुमको सेना भेज देंगे। पापा लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जरा सा भी पता चला इसका दिमाग घुटने में तुरंत सेना भेजते हैं। Now, the diagonals AC and BD of parallelogram intersect। चेक करो रोहित, ABCD को मैंने पैरेललोग्राम ले लिया सबसे पहले, ठीक है, रोम्बस नहीं ले रहा, पैरेललोग्राम। ABCD, अच्छा, that AC लो, डायगोनल AC और BD, AC और BD भी ले लो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट ए पॉइंट हो। चलो कितना दिया है? DAC 32 डिग्री है, DAC 32 डिग्री है और AOB 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री। तो DBC बताना है, DBC। जिगिसा इसे पूरा कराओ, मैं तब तक गिवन लिखता हूँ। गिवन है ABCD इस पैरेललोग्राम, चलो ABCD पैरेललोग्राम है, और BD एंड AC इंटरसेक्ट एट O। बाकी जो गिवन है वो तो मैंने बता दिया, तुमको ये बताना है। DBC बस इस एंगल के लिए तुम जो करना हो करो। फाइंड DBC, बताइए। एंगल DAC equals to एंगल ACB। एंगल DAC is equals to एंगल ACB।
ये सही बता रही। देख लो इसे 32 बोला तो उसकी वजह से अब दूसरा एंगल कितना हो गया 32। एंगल डी ए सी इट इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा 32 डिग्री। अगली लाइन बोलिए। ओके सही कह रहे हो। तो 32 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बी। अगली लाइन बोलिए। AOB plus angle COB it is 180 degree, that is linear pair। तो ये 70 डिग्री है और COB पता करना है। it is 180 डिग्री। एंगल COB it is 180 डिग्री minus 70 डिग्री। एंगल COB it is equal to 110 डिग्री। आशना आगे की बात बताओ, आगे किसी को आता ही नहीं क्लास में, अब क्या करें? एंगल सी तो फ्री नहीं है, पूरा नाम बोलो है BCO। अच्छा तुम किस ट्रायंगल में लेना चाहती हो सब? सही है, इन ट्रायंगल BOC। तो आपने बोला एंगल COB और बोलो BOC CBO इट इज 180 डिग्री। दो में तो तुम बीच में ओ ही डाले दे रही हो, दो ओ कहाँ से होंगे? बीच में ओ होंगे तो सब ओ ही ओ निकलेगा। ये एंगल बदलवाओ। क्योंकि एक में बीच में बी है, एक में ओ है, तो एक में सी होना चाहिए। ओ सी बी वैल्यू प्रेस करो। आगे बोलिए। सही है। अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी CBO इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा इन्होंने एंगल सम प्रॉपर्टी से किया ऑफ ट्राइंगल। तो 142 डिग्री प्लस CBO, तो CBO कितना हो जाएगा 180 माइनस 142 डिग्री। तो CBO इट इज इक्वल्स टू 38 डिग्री। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 रिद्धि। बिना लीनियर कर लिए भी कर सकते हैं और 70 डिग्री के एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। बताओ जरा, तो अच्छी चीज बता रहे हो कुछ। एक्सटीरियर एंगल इसका लगाओगे एक्सटीरियर, इन दोनों का सम 70 कर दोगे ना? ये तो बहुत अच्छा, ऐसे ही कर देना। देख लो दिस प्लस दिस इज 70। सही तो बता रहा, दिस प्लस दिस इज 70 निकल रहा। अगला क्वेश्चन देखो रिद्धि। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया। दिस इज ए रेक्टेंगल ABCD। ABCD is rectangle. This is 30 degree. This is 100. ये और कहीं जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया। That is 144 डिग्री। और तुमसे पूछा गया है कि BEF की गणना करिए। You should find the angle BEF। ये चलो गिवन क्या है? ABCD इज रेक्टेंगल, बस यही गिवन है। और दो एंगल भी गिवन। टू फाइंड एंगल BEF। चलो सॉल्व कराओ। एंगल EFC प्लस एंगल EFB इक्वल टू 180। और ये तुम निकाले ना। एंगल EFC प्लस एंगल EFB इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, आपने ऐसा कर दिया। तो ये 144 डिग्री है और EFB इट इज 180 डिग्री।
तो EFB which is 180 minus 44 कितना होता होगा 144? बोलो 36। चलो ये तो आपने 36 डिग्री निकाल लिया है। अब आगे आप क्या करने वाली हैं? एंगल ABE plus एंगल EBF equals to 90 degree. अच्छा EBF सही है, ठीक काम कर रही हो। तो दैट इज पहले B को 90 लिख दो, दैट इज एंगल ऑफ रेक्टेंगल, और फिर B के जो दो वैल्यू आपने बताए वो लिख देंगे। चलिए सही है। देखो एंगल B ABC लिख लो, ABC is 90 degree, that is angle of rectangle। अब ये जो दो एंगल इसको बोल रही है सम ABE और प्लस एंगल EBF, it is 90 degree। वैल्यू प्लेस करो रिद्धि। 30 degree plus एंगल EBF equals to 90 degree. सही। It is 90 degree, तो EBF क्या हो जाएगा? EBF it is 90 minus 30 degree, that is 60 degree। आशीष आगे का सवाल करवाओ। इन ट्रायंगल BEF सही है। इन ट्रायंगल BEF हाँ बोलो। एंगल BE ट्रायंगल्स का भी एक किसको चाहिए था? ट्रायंगल्स आप ये लो, क्वाड्रिलेटरल को उधर दे दो। चलो हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एंगल CFB EFB। अच्छा एंगल EFB EBF BEF कौन सा? हाँ EBF EBF BBF और प्लस BBF। अच्छा बताते हो। अगर तुम थोड़ी सी राइटिंग सुधार लो तुम ही टॉपर हो क्लास में। थोड़ी सी राइटिंग बहुत मुश्किल होती पढ़ने में। हाँ बोलो। 36 degree plus 60 degree 36 डिग्री बता रहे हो EFB को। 36 डिग्री EBF को कितना बता रहे हो? 60 डिग्री, तो BEF कितना हो जाएगा? 96 डिग्री। अब तुमको ये बिना पेन चलाए ही बताना पड़ेगा। 180 minus 96 बोलो। BEF चलो अगले साइड आइए। क्वेश्चन नंबर 9, that is in figure ABCD is trapezium with AB is parallel to BC। तो ट्रेपीजियम में क्या चीज होती है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और यहाँ से ऐसे लिख लें। सही है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों चीजें इक्वल भी हैं। सो दैट तो पहले गिवन लिख दें, दैट इज ABCD ये ट्रेपीजियम है और F मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, DF एंड AB। तो DF एंड AB यार इसको भी आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया, ये दोनों जाके कहाँ मिले? E पे मिल गए। सही है। तुमको प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DE। ये प्रूफ करना है कि इसका भी है मिड पॉइंट, यानी DF इज इक्वल टू F प्रूफ। ठीक है, इतना दे दिया। अच्छा ये तो एंगल तुमको मिल ही गया, और कुछ मिल सकता है क्या? ये एंगल तुम सोच रहे हो इसके इक्वल है क्या? नहीं सोच रहे? बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? जेड बन रहा है
चेक करो भाई, ऊपर की चीज और ये दोनों इक्वल हो सकती हैं क्या? क्योंकि ये तो नीचे वाली लाइन पैरेलल है ही है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाओगी साची? क्राइटेरिया बताइए कॉन्ग्रुएंसी का। ये दोनों ट्रायंगल, आप क्राइटेरिया मुझे बताइए, पूरा बता दिए। देख लो, ए एस सही है। कैसे तुम ये किसके बराबर करोगे? किसके? बात तो सही कह, ये भी नई चीज है। ये कह रही ये अल्टरनेट है क्योंकि वो दोनों ही हो सकते हैं। चलो इन्होंने ए एस कहा है तो फिर ए एस लगा, सही है। दोनों ही, ये समझ में आ गया। ये क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ये कर लो तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा। तो तुम चाहो तो ए एस ए और फिर यहाँ पर भी ये वाला एंगल, क्योंकि ये चीज एक ही तो है, पैरेलल ही तो जा रही, जो मर्जी इसी को कर दिया तो ऐसे कर, ठीक है। चलिए तो क्या लिखे बताइए, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है। और इसके बाद दैट इज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। डी एफ एंड ए बी आर प्रोड्यूस्ड विच मीट एट ई, कहाँ मिलती हैं? ई पे मिलती हैं। टू प्रूव एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। संजना, ये सारी चीज साची ने बता दी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, जिससे कि आपका भी आज के क्लास में इन्वॉल्वमेंट हो सके। आप बता दीजिए कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। सिर्फ आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और सीपी सीटी से तो मैं ये इसके इक्वल कर ही लूंगा, ठीक। चलो बताओ, कौन कौन से ट्रायंगल ले रही हो? इन ट्रायंगल बोलो पहले। इन ट्रायंगल DCF। अच्छा तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल, यहाँ तो तुमने डॉट से शुरू किया लेना और फिर खाली वाली लाइन की तरफ चली। इन ट्रायंगल EBF, हाँ चीटिंग ना किया करो। एंड ट्रायंगल EBF, आगे बोलो। CFD, एंगल CFD। अच्छी बात है, एंगल CF, अच्छा CFD पे कर रही हो, CFD, एंगल CFD एंड एंगल BFE, BFE। ऐसा क्यों? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगला बोलो। DCB, DCB, फिर से बोलो जरा। एंगल DCE, DC, एंगल DCF, हाँ उसी ट्रायंगल में बोलो जो भी बोलना है, एंगल DCF, यानी DCF, ये सीधा ना DCF। चलो ये बात बदल रही है तो हमें बदलना पड़ेगा, ये DCF वाला लेना चाहते। अब हम भी क्या कर सकते हैं, ये इन्हीं के हाथ में क्वेश्चन, तो यही जो कराई वही करेंगे। इन्होंने बोला DCF तो मैंने लिखा DC, हाँ इज इक्वल्स टू DCF, इट इज इक्वल्स टू EBF। ऐसा क्यों? सही बात है, ये अल्टरनेट है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगला बोलिए। CF इज इक्वल टू, सही है, यहाँ से CF चली, यहाँ से BF चली। CF इज इक्वल्स टू BF, ऐसा क्यों? यस, F इज, तुम तो बहुत अच्छा बता रही हो, ऑफ DC। आगे बोलो।
by angle and its side components. वो आपको बताना है, हमें नहीं मालूम है कौन सा क्राइटेरिया लगाना है। हमने तो आपके हिसाब से क्या AS. ए से ए एस ए तो भाई ए ऐसे फैन अगर ठंडा ज़्यादा लगा कर तो बता दिया करो। ए ऐसे कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि पूरी गर्मी अभी नहीं आई ना रूल। हाँ आगे बताइए। Triangle डी सी एफ अगली लाइन और बोल दो जब इतना कह रही थी। BF is equals to U by CPC. ना अच्छी होल्ड है तुम्हारा ट्रायंगल, इसमें ज्योमेट्री बहुत अच्छा जानती हो। सो बाई सी पी सी टी क्या बताया आपने? डी एफ इज इक्वल्स टू ई एफ। चलो इतनी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट सवाल होगा, ठीक है? चलिए डी ई एफ, और ये तुम्हारी बुक का भी क्वेश्चन है क्या रोहित कि नहीं, या फिर बुक का एग्जाम्पल है? बोलो हाँ नहीं तो कुछ बोलो, सब जानते हो। डी ई एफ आर देखो ए बी सी, ठीक है? इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ए बी के बीच का डी है, ई सी के बीच का ई है और सी ए के बीच का एच है। इनको मिला तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और इसके अलावा F इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पता क्या करना है? ये मुझे बताओ कि 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने, ठीक है? टू प्रूव दैट ये और DEF को ज्वाइन कर दिया गया है कि ट्रायंगल ABC is divided in 4 congruent triangles. प्रूफ कराना है, चेक करो। हमको दिया गया है कि देखो 13 ये मिड पॉइंट है, ऐसा दिया है, और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला तो क्या होता है? इन ट्रायंगल ABC D is midpoint of AB, F is midpoint of AC। अगली लाइन बोलो 13। E is midpoint of BC. अगली लाइन बोलो, इधर उधर की बात क्यों कर रही? आरिश आप बताओ, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट DF is parallel to BC. करेक्ट। दैट इज बाय एमपीटी तो बोल नहीं रही हो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम का तो चैप्टर ही है, एमपीटी पे तो सवाल आएंगे ही आएंगे, सही है? तो तुमने क्या बताया बोलो? DF is parallel to BC। अगली लाइन भी बोलो, एंड DF is Half BC. half BC। इतनी बात समझ में आ गई? तो DF is parallel to BC and DF is half of BC। यहाँ तक आपने कह दिया। हाफ BC को क्या तुम BE लिख सकती हो? So that is DF is equals to BE भी कह सकती हो। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है। ये तो दिया ही है ना कि सब अपने अपने जगह मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया, देख लो, सब अपने अपने में मिड पॉइंट। तो हाफ BC को क्या तुम BE बोल सकती हो? चलो, तो DF is equals to BE। क्या तुमको इस बात की जानकारी है किसी थ्योरम से कि किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो और साथ ही साथ इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है? ये चीज जानती हो क्या? ये आप लोग जानते हैं ना, ऐसा हमने पहले बताया। तो अब देखो
DF BC के पैरेलल भी है और DF किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, तो उसे अब मैं BE के पैरेलल लिख देता हूँ, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। DF इज पैरेलल टू BE। जब पूरे के पैरेलल है रोहित, तो क्या ये चीज इतने के पैरेलल हो सकती है? हो सकती है। और ये चीज पूरे की हाफ है, तो यानी ये इसके इक्वल हुआ और इसके पैरेलल हुआ। तो अब बोलो, जब इसके पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, तो अगली लाइन बोलो। करेक्ट। एज इन BE FD one pair of opposite sides are equal and parallel। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे मार्क्स हैं। सो BEFD इस पैरेललोग्राम, क्या तुमने कभी ये पढ़ा है रोहित कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? ऐसा हमारी थ्योरम नंबर 1 है इस चैप्टर की। तो अब इसके आगे देखो, प्रूफ ही ना करो, सिर्फ इतना लिख देने से बात बन जाएगी। तो उसके बाद फिर सिमिलरली डाल के सारे हाँ वही करना, फिर नहीं करना है, और इतना प्रूफ ही नहीं करना है। तो वी नो बाय थ्योरम, वी नो दैट डायगोनल ऑफ, अब जितनी थ्योरम यूज करोगे इस चैप्टर में, क्या सबको प्रूव करते फिरोगे? अब दोनों थ्योरम है और थ्योरम का यूज कहीं ना कहीं पड़ेगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। So ये मुझे बताओ कि DE, अब ये इससे तो तुम्हें पता चल गया कि पैरेललोग्राम कौन सा है। जिगिशा तुम ये जान गई कि BEFD पैरेललोग्राम है। देखो मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये तुम्हें पता चल गया कि BEFD पैरेललोग्राम। तुम सिर्फ मुझे 3-4 स्टेप तुमसे पूछूंगा, ये मुझे बताओ और कौन कौन से पैरेललोग्राम? सिमिलरली बोलो BFCE सही है, DFCE एंड, और दूसरा कौन सा बता रही हो? ADEF आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ तक बात समझ आ गई? और ये भी तुमको समझ में आ गया कि किसी पैरेललोग्राम में अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इनका एरिया भी सेम है, बिल्कुल ओवरलैप भी हो जाते हैं। तो एक और स्टेप बताओ कि ट्रायंगल DEF चिकित्सा किसके कॉन्ग्रुएंट? बोलो, जो भी बोलना बोल दो। EDP। अब देखो इन्होंने कैसे बताया वो हम तुम्हें समझाते हैं, रोहित समझना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने DEF को इसके पैरेलल बताया। इनको ये बात मालूम थी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये भी बात मालूम थी चूंकि पैरेललोग्राम है तो ये जेड बन रहा तो अल्टरनेट भी इक्वल होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बात जानती थी कि यहाँ से भी तो एक ऐसे बन रहा है, तो ये वाली चीज इसके इक्वल होगी। इनको गोला क्रॉस डॉट सबका पहले से ही पता था, तभी तो बता पाए। जैसे ही मैंने बोला D, तो D से E की तरफ गई और F की ओर गई, यानी DEF का मतलब क्रॉस गोला डॉट की तरफ गई। तो इधर भी इन्होंने वैसे ही किया, देख लो, क्रॉस पहले पकड़ा और फिर गोला और फिर डॉट से पकड़ा। अब एक चीज और पूछते हैं, सिमिलरली, इन्हीं से पूछ लेते हैं। सिमिलरली जब ये और भी पैरेललोग्राम बता रही, तो देखो ऊपर भी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में अब ये क्या करने वाली है? दैट इज सिमिलरली ट्रायंगल DEF। बताओ, D बोला तो यहाँ पे F आ गया,
डी ई एफ ए डी बोला ना, एक और बता दो, एंड डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, जरा इसको मानो अब ये वाले को तो बताओ, FCE डी ई एफ, तो इन्होंने क्या माना होगा? सबसे पहले मैं बना लूं, क्या बोला तुमने, लिखो एफ सी एफ ई, चेक करें जरा, डी क्या सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, एफ फिर ई क्या एफ को कर रहा है, कर ही रहा है, सी एफ ई। अच्छा, अब इन सबको जरा कंबाइन करो, दिस फर्दर इम्प्लाइज कि triangle DEF is congruent to triangle EDB, is congruent to triangle FAD, is congruent to triangle CFE. So triangle ABC is divided into 4 congruent. बस इतना ही रखो आज के दिन। कितने गए, 50 के 100 गए, 100 ऊपर,